फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे पॉलिटी के इस सीरीज़ में, जहां हम आपको पॉलिटी के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी आसान शब्दों में समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा जो मेरा एक जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों की के लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि जो पेपर 1 है जेपीएससी का और पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 में एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चंस आपका गारंटीड सिक्योर हो जाए। तो मेरा ये मकसद है दोस्तों, ये मेरा मकसद है आप लोगों की प्रिपरेशन में, आप लोगों के हार्डवर्क में मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो दोस्तों देखिए, एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री में आप देखिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक, ठीक है, ये कुल इतिहास दोस्तों 4,500 सालों का है। जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ बात करते हैं 1947 से, ये जो इंडस वैली से वहाँ से लेके, तो 4,500 साल का इतिहास है दोस्तों, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बताइए, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस यानी 30 मार्क्स आते हैं। तो क्या आप इन 30 मार्क्स के लिए 4,500 साल का इतिहास आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट, कि कुछ कोर एरियाज़, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो होते हैं, आप उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हो गया, ठीक है, जैसे रॉक कट आर्किटेक्चर्स हो गया इंडिया के, जैसे मुग़ल एम्पायर है, जैसे सल्तनत पीरियड है। तो इस टाइप कुछ कोर एरियाज है जो आप चाहते हैं आप फोकस करें, ताकि आप कुछ मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो सेम जो है वो पॉलिटी में भी अप्लाई होता है दोस्तों। पॉलिटी में 10 सवाल होते हैं, और अगर आप मेरे बताए हुए बस कोर एरियाज़ पे फोकस करें तो आप 4 से 5 क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि पिछले जो 2016 जेपीएससी था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से 4 सवाल आए हुए थे, ठीक है, 2016 जेपीएससी पीटी में। तो इन चार के चारों क्वेश्चन दोस्तों आप इजी टू मॉडरेट लेवल पे आप रख सकते हैं। मैं इसे हार्ड नहीं कह सकता दोस्तों, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और आप चार का चारों क्वेश्चन आप इजीली आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों। बस आप कोर टॉपिक्स, जो कुछ बेसिक, जो मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक्स है पॉलिटी का, उसको पढ़ के, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में हम आज बात करेंगे दोस्तों पंचायत्स की। इससे पंचायती राज कहना ज़्यादा बेटर है दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, और इंग्लिश में भी जो है वो सेम टर्म का यूज़ होता है, पंचायती राज, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप जानिए, आपको मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ ये बात, कि एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ठीक है। देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज़ में ऐसा बहुत सारे एग्जांपल, मैं आपको नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ का जो प्रेसिडेंट आप कहिए वो है किम जोंग उन, ठीक है। ऐसा प्यारा सा कुछ ऐसा दिखता है वो, ठीक है, ऐसा दिखता है वो। तो किम जोंग उन जो है दोस्तों, उसके पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, जुडिशियल भी है, वो ब्यूरोक्रेसी का भी हेड है, वो एग्जीक्यूटिव का भी हेड है, वो लॉ भी बनाता है, वो मिलिट्री हेड भी है, सारे इकोनॉमी को वो हैंडल करता है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश नीति है, वो भी यही देखता है। तो ये क्या एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन तब होता है दोस्तों जब सारी शक्तियों का सिर्फ एक केंद्र होता है, वो सेंट्रलाइजेशन होता है। जैसे राजा महाराजा थे दोस्तों पहले, सारी शक्तियाँ जो हैं वो राजा के हाथों में होता था। पर जो डेमोक्रेसी होता है ना दोस्तों, जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जो डेमोक्रेसी होता है ना, और हमें इस बात की गर्व भी है दोस्तों कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो जो डेमोक्रेसी रहता है दोस्तों, वहाँ हमेशा याद रखिए डिसेंट्रलाइजेशन होगा हमेशा। यानी शक्ति का एक केंद्र नहीं दोस्तों, बल्कि क्या होगा, जो शक्ति है वो कई सारे केंद्रों में विभाजित होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये मेंस का विषय है, तो और हम मेंस पे भी नहीं जा सकते हैं दोस्तों। बस आपको मैं छोटा सा आसान शब्दों में बस समझाने का मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए,
शक्ति का जब अनेक केंद्र हो ना दोस्तों, इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं कि दिल्ली में होता है संसद, ठीक है? तो क्या दिल्ली का बस एक संसद जो है, एक पार्लियामेंट है, वो भारत के 130 करोड़ जनता को नियंत्रण कर सकता है? क्या उसके लिए लॉ बना सकता है? क्या इसके जीवन शैली को वो रिफॉर्म कर सकता है? ठीक है, क्योंकि सरकार के कई सारे काम है दोस्तों, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर बनाना, इकोनॉमी की देखभाल करना, ठीक है, पॉलिटिक्स के एरियाज़ में काम करना, सोशल वेलफेयर करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है? आप देखिए कि गवर्नेंस देखना, प्रशासन देखना, कई सारे काम होते हैं, डिफेंस होता है, कई सारे काम होते हैं। तो एक शक्ति का एक केंद्र इतने बड़े जनसंख्या को कैसे काबू कर सकता है? तो इसके लिए हमने क्या किया दोस्तों कि शक्ति का एक केंद्र दिल्ली में ना होकर हमने शक्ति के 28 और भी केंद्र बनाए हुए हैं। ये क्या है? विकेंद्रीकरण है दोस्तों, ठीक है? यानी झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, आप देखें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम है। तो 28 जो स्टेट्स हैं ना, वहाँ हमने 28 के 28 स्टेट्स में उनके अपने सरकार होते हैं, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। विधानसभा जो होता है उसके उससे चुन के आते हैं चीफ मिनिस्टर्स। तो हर 28 के 28 राज्यों में अपना चीफ मिनिस्टर होता है, वो अपना सरकार होता है दोस्तों। तो ये विकेंद्रीकरण है, यानी शक्ति के अनेक केंद्र हैं, ठीक है? सिर्फ एक दिल्ली नहीं, दिल्ली तो है ही, पर शक्ति के और भी कई सारे केंद्र हैं। अब एक और बात बताइए दोस्तों, ठीक है, कि चलिए एक केंद्र काफ़ी नहीं था तो हमने 28 केंद्र और बना दिए, तो उससे क्या होगा? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 2011 का जो लेटेस्ट सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग भारत में कुल 6,50,000 विलेजेस हैं। 6,50,000 विलेजेस। तो क्या 28 केंद्र जो हैं शक्ति के, वो 6.5 लाख गांव को कैसे कंट्रोल कर सकता है? कैसे इसमें वो सोशल वेलफेयर पहुंचा सकता है? कैसे वहाँ का प्रशासन का देखभाल कर सकता है? ठीक है, तो इसलिए अब हमने क्या किया दोस्तों कि शक्ति का जो तीसरा विभाजन, जो तीसरा केंद्र हमने बनाया है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं पंचायत। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायत ये गांव में होता है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है दोस्तों, ये शहरों में होता है, ठीक है? गांव और शहरों में, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस यही अंतर है। तो दोस्तों ये हम समझ गए विकेंद्रीकरण क्या होता है। दोस्तों सिलेबस में भी आप देखिए साफ साफ ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विकेंद्रीयकरण। तो यही होता है विकेंद्रीकरण, जहाँ शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं, ठीक है? तो अब आप समझ गए दोस्तों पंचायत क्यों आया, ठीक है? पंचायत शक्ति का विभाजन करने के लिए आया, लोगों तक ग्रास रूट लेवल पे हमारा जो है स्कीम्स पहुँचे, इसलिए आया। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हो सके, सुधार हो सके हमारे प्रशासन में, इसके लिए आया, ठीक है? सोशल एम्पावरमेंट हो सके, सामाजिक जो है वो आप कहिए कि सामाजिक सशक्तिकरण हो सके महिलाओं की, SC STs की। तो इसलिए जो है वो पंचायत से आया, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। दोस्तों अब मेंस पर हमें जाने का उतना समय भी नहीं बचा है दोस्तों, बस 40 के आसपास दिन बचे हैं। तो बेसिक जो पंचायत से पता है आपको दोस्तों, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ पे 2 सवाल आएगा ही आएगा, आपके सिलेबस में लिखा है। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट ये 2 सवाल आप गलत ना करें, और ये बहुत ईजी है दोस्तों। आप बेसिक्स अगर आप पढ़ के जाएँ बस, पंचायत में जो भी मैं कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, तो आपका 2 क्वेश्चन आराम से हो सकता है दोस्तों। पिछले बार एक क्वेश्चन आया था म्यूनिसिपैलिटी से कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन किस आर्टिकल के अंदर है? ये म्यूनिसिपैलिटी का, ये इजी क्वेश्चन में है दोस्तों। अगर आपको कुछ आर्टिकल आपको याद है, तो ये आंसर करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो पंचायती राज है वो भारत में किस अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट का सवाल है, ठीक है? ये पूछ सकता है किस अमेंडमेंट से डाला गया? आंसर होगा 73rd अमेंडमेंट, ठीक है? आप याद रखिएगा, 2 चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, 73rd और 74th। 73rd में पंचायत बना, 74th में म्यूनिसिपैलिटीज़, याद रखिएगा। उसके बाद भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस इंडिया में, वो क्या कहलाता है?
आंसर होगा दोस्तों ग्राम सभा। ग्राम सभा एक संवैधानिक बनाया गया है, संवैधानिक बॉडी बनाया गया जो पंचायती राज जब बना उसके तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान का कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा से डील करता है। आंसर हो जाएगा 243A। देखिए दोस्तों 243 जो आर्टिकल है ना, ये बहुत सारे ए से लेकर आप शायद ओ तक गया है, बहुत सारे आर्टिकल है। सारा जो है ये पंचायत से डील करता है, पंचायत से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा आर्टिकल स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखिए आपको एक बात बताता हूँ कि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का चुनाव होता है ना दोस्तों, वो जो देश का इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग होता है ना, वो नहीं कराता है, ठीक है। क्योंकि चुनाव आयोग के पास पहले से ही इतने काम है, इसे राष्ट्रपति चुनाव कराना है, इसे लोकसभा चुनाव कराना है, राज्यसभा चुनाव कराना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के चुनाव कराने हैं। तो इतना वर्कलोड के बाद पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ का चुनाव भी ये कैसे करा सकता है। इसके लिए संविधान जो है वो एक सेपरेट बॉडी बनाया है जिसको हम कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये 28 के 28 राज्यों में स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो देखिए अब ये पूछा है कि किस आर्टिकल में स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। आंसर हो जाएगा 243K, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा पार्ट, देखिए फिर से पार्ट आ गया, मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल, शेड्यूल्स, पार्ट जो हमारे संविधान के बहुत अच्छे से आपको रट जाना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कौन सा जो पार्ट है वो वो जो है कौन सा जो पार्ट है वो पंचायती राज से जुड़ा है, कौन सा पार्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा पार्ट 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेसा एक्ट। देखिए पेसा एक्ट के बारे में मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगा, इसकी अलग कहानी है दोस्तों। बस आप इतना जान लीजिए जो पंचायती राज है उसे हम ट्राइबल एरियाज़ में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ में कैसे ला सकते हैं, यही इसी कानून में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। ये है पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। ये एक्ट कब बना, कब इनैक्ट किया गया दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1996, ठीक है। पेसा कब इनैक्ट किया गया, 1996 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज में कितनी प्रतिशत सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह मैंने आर्टिकल का भी जिक्र किया गया है, कई बार ये आर्टिकल ही पूछ दे आपको कि किस आर्टिकल में जो वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है पंचायत में, तो ये भी आपको याद रखना है 243D। तो देखिए दोस्तों इसमें पूछा है कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन है कि किस शेड्यूल में पंचायत का जिक्र है, पावर्स ऑफ पंचायत। देखिए आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। किस शेड्यूल में पंचायत का जिक्र है, तो 11th शेड्यूल, ठीक है। याद रखिएगा दो चीज़, 11th और 12th, 11th में पंचायत का जिक्र है, 12th में म्यूनिसिपैलिटीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट पंचायती इलेक्शन। याद रखिए कंटेस्ट है, यानी आप चुनाव आपको लड़ना है, ना कि आपको वोट देना है, ठीक है। वोट तो आप 18 साल में ही दे सकते हैं कहीं भी, ठीक है, इंडिया में। लेकिन यहाँ पूछा है किस मिनिमम एज पे आप कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 साल से। आप याद रखिएगा 21 साल पंचायत का होता है, 25 साल लोकसभा और विधानसभा का होता है, स्टेट इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, और 30 साल होता है दोस्तों वो राज्यसभा का होता है, ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा कमेटी जो है, कौन सा जो कमेटी है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ नहीं है, नॉट रिलेटेड। कई सारे जो हैं दोस्तों आप जानते ही होंगे कि कई सारे समिति बनाए जाते हैं हमारे देश में, बहुत सारे समिति हैं, कई बार सवाल पूछते हैं। तो पंचायती राज में दोस्तों 3 मुख्य समिति बनाया गया था, तो अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें पूछा कौन सा इससे रिलेट नहीं करता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति, राजमन्नार कमेटी। क्योंकि दोस्तों राजमन्नार कमेटी वो गवर्नर है, राज्यपाल, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ नहीं है ये, ठीक है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी, GVK राव और LM सिंघवी, ये तीनों कमेटी जो है पंचायती राज से रिलेटेड है।
अब देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद कीजिए कमेंट बॉक्स में, कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, उसका जो चेयरमैन होता है, ये आपका ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिसको कहते हैं कमिश्नर, उसे कौन अपॉइंट करता है दोस्तों? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपको आपसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।